हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अगेन इंडियन पॉलिटी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और टेक्निकल पार्ट हमारी इंडियन पॉलिटी की बुक में से सिंपल भाषा में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टेक्निकल मुद्दे के ऊपर काफी सारी कंफ्यूजन रहती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, आर्टिकल 12 से 35 और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से लेके 51 तक जो है वो दे रखा है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल पार्ट माना जाता है। जस्टिसेबल का मतलब है यू कैन डायरेक्टली गो टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिसेबल पार्ट माना जाता है। अगर गवर्नमेंट्स जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो नहीं करती तो आप उनको कोर्ट में नहीं ले जा सकते, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन डिपेंड करती है कि जो गवर्नमेंट है उस समय उनके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इस वजह से इसको नॉन जस्टिसेबल पार्ट रखा गया। तो इन दो पार्ट्स के बीच में सुप्रीमेसी का झगड़ा जो है वो बहुत पुराना है और वो अभी भी चलता रहता है। अभी भी स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल जो है वो आते रहते हैं कि कौन से पार्ट को सुप्रीम माना जाए, कौन से पार्ट को नहीं। तो इसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम चंपाकप दुरायराजन केस 1951 को अगर देखते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के कंपैरिजन में सुप्रीम माना गया था। उसके बाद हमारे पास गोलकनाथ केस आता है 1967। अगेन गोलकनाथ केस में भी फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के कंपैरिजन में सुप्रीम माना गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो ऑब्वियसली अब गवर्नमेंट भी रिएक्ट करेगी सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट कि इस तरह के डिसीजंस के अगेंस्ट। तो गवर्नमेंट जो है वो 24th अमेंडमेंट एक्ट और 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस करती है और दो आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के निकलकर सामने आते हैं। ये निकलकर आते हैं जी हमारे पास आर्टिकल 39B, आर्टिकल 39C। आर्टिकल 39B जो है वो अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को पढ़ेंगे तो बताता है कि जो हमारे पास पब्लिक गुड्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो पब्लिक गुड, कम्युनिटी गुड के लिए यूज होने चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करता है। आर्टिकल 39C जो है अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो वो बताता है प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन फ्यू हैंड्स। तो इन दोनों आर्टिकल्स को एक तरह से सुप्रीमेसी देने की कोशिश की गई और यह कहा गया कि अगर इन दो आर्टिकल्स को प्रभावी बनाने के लिए हमें कभी फंडामेंटल राइट्स को ट्रेसपास करना पड़ता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से ये जो इशू है वो चलता रहा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो केशवानंदा भारती केस आता है। केशवानंदा भारती केस में जो 24th और 25th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था, तो इन ए नटशेल आप यही मान के चलिए कि 39B और C को जो है वो उन्होंने सुप्रीमेसी देने की कोशिश जो है वो की। उसके बाद हमारे पास 42nd अमेंडमेंट एक्ट आता है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसके थ्रू सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को 39B-C को तो छोड़िए, बाकी सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर सुप्रीम बनाने की कोशिश जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने की। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है मिनर्वा मिल केस 1980 में। मिनर्वा मिल केस 1980 में ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को पूरी तरह से सुप्रीमेसी दी गई थी उसको स्ट्रक डाउन किया जाता है और इसी केस में हमारा सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही अच्छी डॉक्ट्रिन निकाल कर लाता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अल्टीमेटली ये दोनों जो पार्ट हैं, पार्ट 3 और पार्ट 4, ये अल्टीमेटली देश के लोगों की भलाई के लिए ही बनाए गए हैं और इनके बीच में एक कंस्ट्रक्टिव बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिना किसी कंफ्यूजन के वर्क करता रहे। तो इस थ्योरी का नाम रखा गया थ्योरी ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तो ये बात याद रखिएगा, थ्योरी ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। देयर हैज टू बी हार्मनी बिटवीन दीज टू पार्ट्स इन ऑर्डर टू अचीव द वेलफेयर ऑफ दिस कंट्री। तो आते रहिए एसकेआई ब्रेन ट्रेन पर, डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप, दूसरे लोगों को भी बताइए और एंजॉय योर लर्निंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, हैव ए गुड डे।